हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी। बेटा, हम प्रीवियस क्लास में पिछले क्लास में हम लोगों ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अध्ययन किया था। किसके बारे में? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम, इन तीनों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को देख लिया था। अब हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट जो है उसे हम बोलते हैं क्या बेटा? वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल को हिंदी में हम रसधानी बोलते हैं या खाद्य रिक्तिका भी बोलते हैं। रसधानी या फिर क्या बोलते हैं बेटा? खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका भी बोलते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान से देना है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल है क्या, कहाँ पे पाया जाता है, इन सब सारी चीजों में। तो यह जो होता है ना वैक्यूल, यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित कहाँ पे अनुपस्थित होता है बेटा? तो जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में क्या है? अनुपस्थित है। तो मैंने क्या बताया बेटा? ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, लेकिन ये पादप कोशिका में लगभग 90 से, किसमें? पादप कोशिका में लगभग 80 से 90% भाग क्या करता है, जो होता है वो रसधानी का होता है। रसधानी उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? तो 80 से 90% भाग जो होता है रसधानी का उपस्थित होता है। ठीक है, और देखा जाए तो स्पेशली अगर जंतु को यहाँ पे जो वैक्यूल है, तो वैक्यूल बनता क्यों है? तो मान लीजिए सपोज दैट ये पादप कोशिका है, ये जो है वो क्या है बेटा? ये सेल वॉल है। ये क्या है बेटा? सेल वॉल है। सेल वॉल है। और वैक्यूल जो होता है बड़ा सा बन जाता है। क्या होता है बेटा? बड़ा सा वैक्यूल बन गया। और इसके वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो किधर की तरफ? तो साइड में चला जाता है। न्यूक्लियस पेरिफेरल में चला जाता है और सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं टूट जाते हैं, कुछ ऑर्गेनेल दब जाते हैं। और स्पेशली बनता क्या है? तो जो रेसिडुअल बॉडी होते हैं ये क्या होते हैं? एक मिनट यहाँ देखेंगे। ये तो हमारा सेल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये तो सेल वॉल है और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये जो छोटे छोटे स्केलेटल मटेरियल रेसिडुअल बॉडी होते हैं वो आपस में कोलैप्स करके और इसके अंदर मिलते जाते हैं। जितना बड़ा सेल हो जाता है उतना बड़ा वैक्यूल हो जाता है। इससे यह प्रूव होता है जो यंग सेल होंगे उसमें क्या कहते हैं बेटा? उसमें ये वैक्यूल खाद्य रिक्तिका जो होती है वो छोटी होती है या तो अनुपस्थित होती है। क्या होती है बेटा? छोटी होती है या तो अनुपस्थित होती है। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट अगर बात करें हम किसके बारे में बेटा? तो वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल का मेम्ब्रेन, झिल्ली जो होता है उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसे टोनोप्लास्ट क्या कहा जाता है बेटा? टोनोप्लास्ट कहा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट
किसको कहा जाता है? तो जो स्पेशली जो मेम्ब्रेन होते हैं, क्या होते हैं? मेम्ब्रेन होते हैं, उसी को कहते हैं। तो बेटा मैंने क्या बताया आपको कि वैक्यूल को राजधानी या खाद्य रिक्तिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है या तो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन यही पादप कोशिका में सेल वॉल के पाए जाने के कारण ये स्क्लेटरी सबस्टेंस जो होते हैं वो बाहर नहीं भेजे जाते, बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है। पादप कोशिका में लगभग ये 80 से 90% भाग जो होता है रसीदानी उपस्थित होता है या वैक्यूल उपस्थित होता है। वैक्यूल का झिल्ली जो होता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो जो टोनोप्लास्ट होता है बेटा, क्या? टोनोप्लास्ट, ये स्पेशली होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब बेटा निर्जीव होता है। और क्या होता है बेटा? तो ये सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। ठीक है। लेकिन अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, मेम्ब्रेन, तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग सभी मेम्ब्रेन समान होते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग होता है। सारे मेम्ब्रेन लिविंग होते हैं लेकिन ये जो होता है बेटा नॉन लिविंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो लिविंग है, जीवित है। और ये क्या है बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये दो अंतर पूछता है। पहला क्या है? ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। दूसरा पादप कोशिका में क्या होता है? 80 से 90% होता है। यह मेरिस्टेमेटिक सेल, मेटिक मतलब विभाज्य ऊतक में अनुपस्थित होता है। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा कि यह जो न्यू कोशिका यंग सेल होते हैं उनमें अनुपस्थित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये धीरे धीरे रेसिडुअल बॉडी बनेगा, आपस में कोलैप्स करेगा, बढ़ता जाएगा। एक समय जितना मेच्योर हो जाएगा, जितना ओल्ड होगा उतना ही बड़ा वैक्यूल होगा। तो इसमें विभाज्य ऊतक जो होता है वो, तो बेटा मैंने क्या बताया, ये विभाज्य ऊतक में अनुपस्थित होते हैं। अब वैक्यूल के प्रकार देख लेते हैं। के प्रकार, तो अगर हम वैक्यूल के प्रकार देखा जाए तो सबसे पहला जो होता है वो होता है सैप वैक्यूल। क्या होता है? सैप वैक्यूल। दूसरा होता है बेटा कंटेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। तीसरा जो होता है फूड वैक्यूल। और चौथा जो होता है उसे हम बोलते हैं गैस वैक्यूल। मतलब 4 प्रकार के वैक्यूल यहाँ पे पाए जाते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4 प्रकार के। ठीक है। तो जो फूड वैक्यूल है, ए सैप वैक्यूल, कंटेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल है, गैस वैक्यूल। इनके बारे में एक एक करके देख लें। जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। पादप और कहाँ अनुपस्थित है? तो पादप कोशिका में विभाज्य ऊतक में अनुपस्थित है। ठीक है। टोनोप्लास्ट, इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, झिल्ली को, जो नॉन लिविंग है, निर्जीव है और अर्धपारगम्य है। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन जो है जीवित है और सेलेक्टिवली परमिएबल माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? सैप वैक्यूल का। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? तो सैप वैक्यूल देख लेते हैं। देखिए
हम बात कर रहे हैं खाद्य रिक्तिका की, सेप वैक्यूल की। किसकी? सेप वैक्यूल। तो जो सेप वैक्यूल होता है बेटा, ध्यान से देखना, ये जो पादप कोशिका में पाया जाता है उसी को हम सेप वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप वैक्यूल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको मेम्ब्रेन को बेटा? तो टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, टोनोप्लास्ट हो गया। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला? तो सेप वैक्यूल को, सेप वैक्यूल के मेम्ब्रेन को, किसको? मेम्ब्रेन को, मैट्रिक्स यहाँ लिखते हैं, ट्रिक्स, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट, जो एक निर्जीव है। और क्या इसमें पाया जाता है? तो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब आद्री होती है। मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें होती हैं? तो पहला तो वाटर होता है, H2O होता है, साल्ट होता है और मिनरल होता है। ठीक है, जल होता है, नमक होता है और खनिज लवण होता है। इसके साथ साथ स्क्रेटरी प्रोडक्ट होता है। स्क्रेटरी प्रोडक्ट भी इसी में स्टोर होता है। इसके अलावा एंथ्रोसाइनिन, बेटा ध्यान से देखना, सॉल्व करने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे मॉड्यूल से 90% क्वेश्चन आपके नोट्स से सॉल्व होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जो एंथ्रोसाइनिन होता है वो मैट्रिक्स में घुला होता है। कहाँ घुला होता है बेटा? तो ये मैट्रिक्स में घुला होता है। ठीक है, और स्पेशली ये क्या प्रदान करता है? तो ये कलर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बेटा? तो कलर प्रदान करता है। कौन? तो रेड एंड ब्लू, लाल और नीला कलर प्रदान करने का कार्य कौन करता है? एंथ्रोसाइनिन। अब देखिए ध्यान से, साइटोप्लाज्म का सारी चीजें इसमें जा रही है, तो इसका कंसंट्रेशन जो होगा हाई होगा और इसका कंसंट्रेशन जो होगा लो होगा। तो जो साइटोप्लाज्म होते हैं, प्लाज्म कोशिका द्रव, क्या? कोशिका द्रव का कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, वो लो होता है कंपेयर टू वैक्यूल के। तो वैक्यूल का क्या होता है? अधिक होता है, जो एक्टिव प्रोसेस द्वारा इसको मेंटेन कर लिया जाता है। किसके द्वारा? एक्टिव। तो इतना ही जानना है। सेप वैक्यूल क्या है? सेप वैक्यूल को मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसमें और क्या प्रेजेंट होता है अंदर? तो मैट्रिक्स में जल, साल्ट, मिनरल और इसके कई प्रोडक्ट होते हैं। इनके मैट्रिक्स में एंथ्रोसाइनिन डिजॉल्व होता है और वो कलर के लिए रिस्पांसिबल होता है, रेड एंड ब्लू कलर के। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव का कंसंट्रेशन कम होता है, जबकि वैक्यूल का, किसका? वैक्यूल का कंसंट्रेशन अधिक होता है और ये एक्टिव प्रोसेस के द्वारा मेंटेन होता है। तो ये तो हो गया हमारा सेप वैक्यूल। दूसरा देखते हैं हम, क्या बेटा? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, खाद्य रिक्तिका बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका। ध्यान से सुने, सॉरी, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, सॉरी, इसे संकुचनशील रिक्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकुचनशील रिक्तिका। ये कहाँ पाया जाता है? प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलर है। और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यहाँ पे, उनके पास एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता है।
तो जो कंटेक्टाइल वैक्यूल होता है बेटा, तो यह प्रोटिस्टा के मेंबर में पाया जाता है, कुछ सम मेंबर में उपस्थित होता है। कहाँ होता है? प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर में ये उपस्थित होता है। जैसे मान लीजिए यूग्लिना हो गया। क्या हो गया बेटा? यूग्लिना। तो यूग्लिना में यहाँ पे ऐसे क्या है, जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उनमें इसे ही को क्या बोलते हैं? कंटेक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं? कंटेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका। अब इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? बॉडी का, और जहां पे ये पाया जाएगा बॉडी का कंसंट्रेशन मेंटेन करने को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। बॉडी का कंसंट्रेशन मेंटेन करने को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो स्पेशली कंटेक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका जो होती है ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है। और क्या करती है बेटा? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में भी भाग लेती है, एक्सक्रीशन करती है। तो ये हो गया हमारा क्या? कंटेक्टाइल। अब देखेंगे क्या बेटा? फूड वैक्यूल। किसके बारे में देखेंगे? फूड वैक्यूल, जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हटा दीजिए, खाद्य रिक्तिका कहते हैं बेटा। ये भी कहाँ पाया जाता है? तो प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के सदस्यों में। किसमें पाया जाता है? प्रोटिस्टा के सदस्यों में। वो भी क्या है? प्रोटिस्टा के सदस्य यूनिसेलुलर है, जैसे अमीबा। अमीबा में क्या होता है बेटा? मान लीजिए ये अमीबा का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे फूड है, और फूड जब अंदर लेगा तो उसके ऊपर ऐसे वैक्यूल बना देगा। ठीक है, तो भोजन के डाइजेशन में, किसमें? भोजन के पाचन में सहायक, पाचन को भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है बेटा? भोजन को पचाने में सहायता करता है। किसके द्वारा? जब इंडोसाइटोसिस के द्वारा ये ग्रहण किया जाता है तो इसके ऊपर चारों तरफ से क्या बना देगा? एक वैक्यूल बना देगा, और इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे? फूड वैक्यूल। अब नेक्स्ट आता है क्या बेटा हमारा? तो नेक्स्ट जो है हमारा, उसका नाम है क्या? गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में। किसमें बेटा? बैक्टीरिया में पाया जाता है। किसमें? तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद सल्फर पर्पल बैक्टीरिया एंड सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया, इन सभी में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है बेटा? तो ये सेल को बाउंसिंग प्रदान करता है। ये सेल को क्या करता है बेटा? उछालने का काम करता है, उछालने। तो ये सेल को क्या कर रहा है? उछालने का कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले देखें, वैक्यूल को क्या बोलते हैं? रसदानी बोलते हैं या रिक्तिका बोलते हैं। वैक्यूल जो होता है ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है या छोटा होता है। ये इंडो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल का सिस्टम का लास्ट ऑर्गेनेल है। यह सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है। क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन। इसके मेम्ब्रेन को टोमोप्लास्ट कहते हैं, जो नॉन लिविंग है और सेमी परमिएबल है, मतलब अर्धपरागम्य है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिविंग होता है, जीवित होता है, और वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये इसके अंदर क्या बेटा? इसके अंदर मैट्रिक्स भरे होते हैं, और मैट्रिक्स में क्या क्या होता है? तो वाटर, साल्ट, मिनरल्स, स्कैटरी प्रोडक्ट होता है। स्कैटरी प्रोडक्ट ज़्यादा होने के कारण इसका कंसंट्रेशन क्या होता है?
हाई होता है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म के, तो एक्टिव प्रोसेस द्वारा कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा बेटा मैंने बताया अलग अलग प्रकार के भी हैं, जैसे फूड वैक्यूल, खाद्य सॉरी कंटेक्टाइल वैक्यूल। तो कंटेक्टाइल वैक्यूल प्रोटिस्टा के कुछ सदस्यों में, प्रोटोजोन्स में और कुछ सदस्यों में पाए जाते हैं, जैसे यूग्लिना। ये क्या करता है, तो बॉडी के सांद्रता को मेंटेन करता है, कंसंट्रेशन मतलब स्क्लेटरी उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है। वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं हमें। और क्या करता है बेटा, ठीक है, और स्क्रीशन करता है। फूड वैक्यूल ये भी प्रोटोजोन्स में ही मिलता है। ये स्पेशली फूड वैक्यूल इंडोसाइटोसिस, जब फूड को अंदर लेते हैं तो उसके तरफ एक वैक्यूल बना देते हैं, उस वैक्यूल में लाइसोएंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वो भोजन को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, गैस वैक्यूल यह बैक्टीरिया में पाया जाता है, स्पेशली साइनोबैक्टीरिया, सल्फर पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया में ये सेल को उछालने का कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा वैक्यूल फिनिश्ड हुआ। अब हम देखेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और मुख्यतः अगर इसका कार्य देखें तो ये जितना बढ़ेगा उतना ही सेल को क्या करेगा, ट्रेजिट करेगा, उतना ही सेल क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और जब सेल बड़ा होगा, ध्यान से देखो, तो ट्रेजिडिटी के कारण ये क्या प्रोवाइड करेगा, शेप प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा बेटा, ये कलर प्रोवाइड कराएगा। और इसके फंक्शन क्या है बेटा, तो स्क्लेटरी मटेरियल को स्टोर करेगा। ये सारे रसधानी के फंक्शन है। ठीक है, तो अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सूत्रकणिका। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, तो इसे सूत्रकणिका बोलते हैं। ध्यान से देखना, इसे क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका। स्पेशली जब भी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ही आएगा, चाहे हिंदी में लिख के आए चाहे इंग्लिश में लिख के आए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ही किसी भी कोशिका की सक्रियता पर को प्रदर्शित करती है। जहाँ पे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी वहाँ पे उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी, जहाँ पे इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी वहाँ पे सक्रियता जो होगी बेटा कम होगी। अगर देखा जाए तो कुछ टॉपिक ये देख लेते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कब बोलते हैं, तो यह बहुवचन है। ये क्या है, एक तरह से बहुवचन है, माइटोकॉन्ड्रिया का बहुवचन है। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को जब एक साथ बोला है तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रियन, क्या, माइटोकॉन्ड्रियन अगर ये रहे तो ये सिंगुलर है, एक वचन है। और ये क्या है बेटा, प्लूरल है, यह प्लूरल है। दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ कोशिका में जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्या, जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सबको एक साथ होना है तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ड्रियोसोम। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोसोम। मतलब ऑल माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल में जितनी ये कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, तो उसे हम बोल देंगे कॉन्ड्रियोसोम। इन तीनों नामों से जानते हैं। सर्वप्रथम इसकी खोज कीटों के पेशियों में, किसमें, इंसेक्ट के पेशियों में कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो डिस्कवर माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने किया था। इन्होंने क्या किया था, एक डाई यूज की थी। डाई मतलब कलर जिसे रंगा जाता है। ठीक है, और नाम माइटोकॉन्ड्रिया टर्म माइटोकॉन्ड्रिया
टर्म जो था वो किसने दिया था बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो थे वो स्पेशली बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? बेंडा। तो बेंडा ने क्या, कोलिकर बेंडा एक साथ बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जो डाई यूज की गई थी, डाई, वो उसे क्या बोलते हैं बेटा? तो डाई को जोनस ग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोनस ग्रीन। जोनस ग्रीन एक डाई था जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया गया था, कलर किया गया था और उसकी स्टडी की गई थी। ध्यान से देखना, क्या की गई थी? उसकी स्टडी की गई थी। यहाँ पे एक चीज हमें देखने को ये मिला। फिर अगर देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया की साइज, माइटोकॉन्ड्रिया की क्या बेटा? साइज देखा जाए तो यह डायमीटर, चौड़ाई और लंबाई में देखा जाए तो इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई को स्पेशली अगर बात किया जाए तो 0.2 माइक्रोन टू 1.0 माइक्रोन होती है। एवरेज कितना होता है? 0.5 माइक्रोन। ये इसकी चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी होती है? तो मीटर में होती है। ठीक है, अब इसकी लंबाई देखें। क्या बेटा? लंबाई तो ये होता है कि ना 1.0 माइक्रोमीटर टू 4.0 माइक्रोमीटर। ये इसकी क्या है? लंबाई में। ठीक है, इसका शेप क्या होता है? क्या बेटा? इसका शेप की बात करें तो जो शेप होता है वो बेलनाकार होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। मुख्यतः जो शेप होता है इसका बेटा, ये बेलनाकार होता है। ठीक है, बाकी और भी डिफरेंट तरह की इसकी शेप होती है लेकिन ये मुख्यतः ये बेलनाकार होता है। ठीक है, अब इसके नाम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के और भी नाम है, पहले ध्यान से सुनो। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियान जो होता है सिंगुलर, एक माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियान बोलेंगे। कार्डियोसोम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जितने पाए जाते हैं सबको मिला दिया जाएगा तो उसे कार्डियोसोम कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इंसेक्ट के मसल में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो था बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था बेटा। और डाई मतलब रंगने के लिए, उसको देखने के लिए जो जोनस ग्रीन का यूज किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की साइज जो होती है 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होती है। एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर होती है। लंबाई 1.0 माइक्रोमीटर टू 4.0 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, और इसका शेप बेलनाकार, मुख्यतः ये बेलनाकार होता है। इसकी आकृति अदर जंतु कई जगहों पे अलग अलग होता है। इसकी संख्या किसी भी सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि इसकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अदर नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया को, और हम क्या क्या नाम से जानते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, जिसे कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का विद्युत गृह, कोशिका का विद्युत गृह। ठीक है, और क्या बोलते हैं बेटा? तो इसे एटीपी मिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी मिल बोलते हैं। और इसको क्या नाम देते हैं? ध्यान से सुनिए, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे बोलते हैं बेटा मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल ऑफ सेल ऑर्गेनेल। क्या? मोस्ट बिजी, क्या? मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेल। अभी सभी समझाऊंगा बेटा। इसके बाद इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेल विदिन
सेल मतलब कोशिका के अंदर कोशिका, और सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इतने नामों से भी इसे जाना जाता है। जैसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल कहने का मतलब ये है कि जो पूरे कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सूत्रकणिका करता है। इसी में एटीपी का निर्माण इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इनर मेम्ब्रेन पे। तो जो सेल होते हैं वो एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी करती है। जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का विद्युत गृह बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन पे एटीपेज एंजाइम होता है इसके, और इसलिए इसे एटीपी मिल कहा जाता है। मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गन इसलिए क्योंकि ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, ये हर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, लगातार वर्क में रहता है, इसलिए मोस्ट बिजी एंड एक्टिव सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका, माना जाता है कि इवोल्यूशन के समय जब उत्पत्ति हो रही थी जीवों की, उस समय ये एक बैक्टीरिया था जो किसी कारणवश सिम्बियोसिस के थ्रू कहाँ पे, सेल के अंदर फिट हो गया और वहीं पे रह गया, इसीलिए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ठीक है, तो सेल विद इन सेल, तब इसे बैक्टीरिया, ये और अच्छा प्रूव्ड हो गया कि जो बैक्टीरिया को जो स्पेशली मेडिसिन किल करता है वही अगर सेल में डाल दिया जाए तो वो चीजें माइटोकॉन्ड्रिया को भी किल कर देती है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, इसके मतलब इसके पास 70S राइबोसोम होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, इसके बाद आरएनए होते हैं, और ये अपने मुख्यतः प्रोटीन अपना संश्लेषित कर लेता है, अपने कार्य अपने आप को कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें कर लेता है। कुछ चीज़ों के लिए स्पेशली खाद्य पदार्थों न्यूट्रिशन के लिए ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। सबसे मुख्य मेन पॉइंट और इसका देख लेते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। ये क्या है बेटा, द्वि झिल्ली युक्त कोशिकांग है। क्या बेटा, द्वि झिल्ली युक्त कोशिकांग। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वि झिल्ली युक्त, और दूसरा क्या, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। तो यह सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल भी है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हुई। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के संख्या के बारे में देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे क्लोरेला है, ठीक है, अब माइक्रोकिस्टी यूनिसेलर एल्गी है। यहाँ पे क्या होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लोरेला और माइक्रोकिस्टी में पाए जाते हैं। वहीं पे चूज, ठीक है, स्पेशली 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जीवन काल 5 से 10 दिन तक होती है। ओके, तो ये सारी इसकी संख्या नॉर्मल कोशिका में 1000 से 1600 तक होती है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।